यूपी के आगरा में एक स्कूल में कोहराम मच गया। स्कूल की प्रधानाचार्य और शिक्षिका के बीच हाथापाई हो गई। ये मामला सिकंदरा क्षेत्र के सीगना गांव का है, जहां पर एक सरकारी स्कूल में यह पूरा हंगामा हो गया। दोनों के बीच स्कूल लेट आने को लेकर पहले बहस होती है और इसके बाद दोनों आपस में उलझ गए और एक दूसरे से मारपीट करने लगे। इस मामले में प्रिंसिपल ने टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शिक्षिका और प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है उन दोनों के बीच पहले ये देखिए बहस हो रही है और उसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई है। ये पूरा जो मामला है वो यूपी के आगरा के सिकंदरा क्षेत्र का पूरा मामला है। यहाँ का सीगना गांव है, यहां पर यह पूरा मामला आया। दरअसल जो बहस है वो शुरू हुई स्कूल लेट आने को लेकर और इसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ क्या आप देखिए। एफआईआर कर देना, 112 पे फोन लगा। लेट आई है, तू है, तुझे 4 दिन से लेट आ रही है, तो गलत साइन कर रही है। ऐसे नहीं कर रही है, तेरे दम बोल तो धीरे से बोल। दम क्या है तेरे में? क्या करती है? है तू बेशर्म, बेशर्म तो तू है। तू बेशर्म तो तू है। लेट आई है, बेशर्म तो तू है, तुझे 4 दिन से लेट आ रही है। मेरी वीडियो बनेगा, वीडियो तो बनेगा। ये बदतमीजी मैडम की भी बदतमीजी है। ये वीडियो बनेगा, बनाइए। और चलिए अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। शाहबाद डेयरी मार्केट की तस्वीर है, जहां पर एक कार सवार ने लापरवाही से गाड़ी चलाई। ड्राइवर बैक गियर में कार को करीब 100 मीटर तक लेकर आया। ये देखिए आप तस्वीरें। उस वक्त कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि उसने एक स्कूटी में टक्कर मारी और फिर एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान एक शख्स भी बैक होती कार की चपेट में आ गया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। आप देखिए दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके का पूरा मामला है, जहां पर सड़क पर कैसे ये देखिए ये लाल घेरे में आपको तस्वीर में कार नजर आ रही है, कैसे बैक गियर में बहुत तेजी के साथ इस कार को ड्राइवर चलाता है और पीछे एक स्कूटी भी फंसी हुई नजर आ रही है। एक शख्स भी इस कार की चपेट में आ गया। और अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर बलूचिस्तान में विस्फोट हुआ है। बाजार में बीचों बीच हुआ है यह विस्फोट। पत्रकार समेत 3 लोगों की इस विस्फोट में, इस धमाके में मौत हो गई। 9 लोग इसमें घायल हुए हैं। मरने वालों में एक पुलिस वाला भी शामिल है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है पाकिस्तान की। ये देखिए आप कैसे एक बड़ा धमाका होता है और इस कार के चीथड़े, इस कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और इस बम धमाके में, इस विस्फोट में एक पत्रकार समेत कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत हुई और बताया जा रहा है कि मरने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने पाकिस्तान के बलूचिस्तान की है, जहां पर ये देखिए सफेद कार आपको नजर आ रही है जो सामने की तरफ चलती हुई आ रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा धमाका होता है, आसपास के लोग भी इसकी चपेट में आए हैं। 9 की संख्या में लोग घायल हुए हैं। बीच बाजार ये धमाका हुआ। सड़क पर आपको कई गाड़ियां नजर आ रही है और अचानक से ये धमाका। और चलिए अब बात करते हैं चीन के मिशन मून की। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद अब चीन ने भी अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का नाम है चैंगी 6 मिशन। इसे हैनान द्वीप के वेनचांग स्पेस साइट से लॉन्च किया गया और ये आपको बता दें कि चीन का ये रॉकेट चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में जाकर वहां से नमूने जुटाएगा मिट्टी के। अब चीन के इस मून मिशन की बदौलत पाकिस्तान भारत से अपनी बराबरी करने पर तुला हुआ है। हद तो यह हो गई है कि पाकिस्तान चीन के इस मिशन को अपना बता रहा है। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि चैंगी 6 में पाकिस्तान का IQQ सैटेलाइट लगा हुआ है, जो कि पूरे मिशन का महज 5% है। पाकिस्तानी डिब्बे के बराबर इस छोटे से सैटेलाइट मून मिशन बता रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के इस मून मिशन की जमकर खिल्लियां भी उड़ाई जा रही हैं। तो आप देखिए पाकिस्तान में यह हालात है कि वहां पर खाने के लाले पड़े हैं। सरकारी खजाना सूख चुका है, GDP पाताल में जा चुकी है। आतंकी धमाकों से पूरा देश बेहाल है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान झूठी तसल्ली के लिए चीन के मिशन मून को खुद का मून मिशन कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अपनी हेडलाइंस में इसे पाकिस्तान का मून मिशन बता रही है बाकायदा,
जबकि चैंग 6 में पाकिस्तान का महज एक सैटेलाइट लगा हुआ है जिसे IQ-Q कहा जा रहा है। पाकिस्तान के सैटेलाइट में 2 कैमरे फिट हैं जो चांद की सतह की तस्वीरें लेंगे। हालांकि भारत में ऐसे सैटेलाइट कॉलेज स्टूडेंट्स बना लेते हैं और उन्हें पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट से भेजा जाता है, लेकिन पाकिस्तान अपने इस कथित मून मिशन पर फूला नहीं समा रहा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वैज्ञानिकों को सफल लॉन्चिंग की बाकायदा बधाइयां तक दे डाली। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने चेतावनी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेंस का बयान सामने आया है। रूस सैन्य सफलता की ओर बढ़ रहा है। चीन की मदद रूस को विजय दिला रही है। रूसी मीडिया प्रतिष्ठान RT के हवाले से यह खबर सामने आई है। तो अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेंस ने गुरुवार को अमेरिकी सेनेटर्स से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान एवरिल हेंस ने सेनेटर्स को कई इनपुट्स दिए हैं जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी को सामने रखा गया। रूसी मीडिया हाउस RT के मुताबिक एवरिल हेंस ने सेनेटर से कहा साफ तौर पर कि रूसी सेना यूक्रेन संघर्ष में लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध में चीन के हस्तक्षेप की भी बात कही है। एवरिल हेंस ने यह भी कहा रूस को मिल रही चीनी मदद ने युद्ध के मैदान में विजय को मॉस्को के पक्ष में झुका दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी सेना यूक्रेन संघर्ष में लगातार आगे बढ़ रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के शीर्ष खुफिया प्रमुख ने रूस यूक्रेन युद्ध पर और क्या कहा है। रूस का पलड़ा भारी है, यह साफ कह दिया गया। अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है वो क्या बता रही है, यूएस खुफिया निदेशक एवरिल हेंस क्या बोल रही हैं। उनकी तरफ से कहा गया यूक्रेन के लिए जीत का कोई संभावित रास्ता दिख नहीं रहा। सोर्स क्या है RT का। रूसी हवाई हमलों ने कीव के अभियान को सुस्त कर दिया है, यह कहा गया है यूएस खुफिया एजेंसी के निदेशक की तरफ से। रूसी हवाई बमबारी आगे भी जारी रहेगी। युद्ध बहुत जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, यह जानकारी भी सामने रखी गई है जो वहां के सांसद वहां के सेनेटर्स के सामने बात रखी गई। डोनेट्स्क खार्किव में रूस को मिली सामरिक सफलता रूस की आर्थिक स्थिति उसे युद्ध में बनाए हुई है। यानी कि अमेरिका यह बात मान रहा है कि रूस की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर बनी हुई है। अब आप देखिए और क्या बात सामने आ रही है। सेना को लगातार हथियार मुहैया कराने में पुतिन सफल रहे हैं, यानी जो चाहिए सेना को फ्रंट लाइन पर वो लगातार सेना को मुहैया करवाया जा रहा है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ इस पर। और मनीष, अपने आप में बड़ी चिंता की बात है, तमाम सैंक्शंस लगा दिए गए, हर तरह से रूस को पस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन जो रिपोर्ट रखी गई यूएस खुफिया निदेशक की तरफ से वो तो कुछ और बता रही है। बिल्कुल करुणा, देखिए यूएस इंटेलिजेंस चीफ जो बात कह रहे हैं उसको लेकर तो पहली नजर में यही बात आती है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अमेरिका को यह समझने में बहुत समय लग गया कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की असली स्ट्रेंथ क्या है। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं चीन के हथियार के बारे में। उस वॉर जोन में रहकर मैंने खुद अपनी आंखों से चीन के उन हथियारों को देखा है। अफसोस की बात यह है कि इस बात को अमेरिका ने बहुत देर से समझा या बहुत देर से उसे एक्सेप्ट किया। दूसरी बात है आखिर रूस की स्ट्रेंथ क्या है। रूस की 3 बड़ी स्ट्रेंथ थी। रूस के पास खाने पीने की कमी नहीं थी क्योंकि प्रकृति ने उसे एक बड़ी उपजाऊ जमीन दे रखी थी। रूस के पास तेल और गैस थे जिससे सस्ता वो बेचता गया और उसके पास पैसे की कमी नहीं आई। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि रूस एक OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। उनके यहाँ और कुछ हो ना हो हथियार बनाने की तमाम फैक्ट्रियां हैं। आज की तारीख में जब यूक्रेन पश्चिमी देशों के जरिए अगर एक गोला दागता है तो उसके जवाब में रूस की तरफ से 17 गोले दागे जाते हैं। तो आप सोचिए लगभग रोजाना 10,000 गोले रूस दागता जा रहा है और तब भी उसके भंडार में कमी नहीं आ रही है। तो ये रूस की वो मिलिट्री स्ट्रेंथ है जिसे अमेरिका अब समझ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, युद्ध लंबा खींचेगा और अगले 2-2.5 साल का तो प्लान रूस ने भी बना रखा है। जी बिल्कुल। और मनीष आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर और बातचीत करते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का भी बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका के पूर्व NSA HR मैकमास्टर की चेतावनी सामने आई है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ रुक कर चुकी है। तो आप देखिए दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मोड़ पर आकर खड़ी है, यह कहा गया अमेरिका के पूर्व NSA HR मैकमास्टर की तरफ से।
तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है, क्योंकि जो पूर्व एनएसए अमेरिका के वो तो यही बोल रहे हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने क्या कहा, अब जरा इसको देखिए। वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच गया है, दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। अमेरिका को रक्षा खर्च अपना बढ़ाना होगा, डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। अब देखिए क्यों होगा तीसरा विश्व युद्ध, इसको आप समझिए जरा। दुनिया में दो बड़े युद्ध इस वक्त चल रहे हैं। रूस चीन का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार घातक साबित होगा, यह भी कहा गया पूर्व एनएसए की तरफ से। मध्य पूर्व में चरम पर इस वक्त खींचतान पहुंची हुई है, और इसके अलावा इंटरनेशनल आतंकी गुटों की परमाणु बम तक जो पहुंच है, इस पर भी चिंता जाहिर की गई है। और चलिए अब बात करते हैं दुनिया में न्यूक्लियर वॉर के खतरे की। तो इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है, न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर। आसमान में आमने सामने रूस और अमेरिका के फाइटर जेट आ गए। अमेरिका के दरवाजे पर रूसी परमाणु बॉम्बर पहुंच गया। मिसाइलों से लैस F-16 लड़ाकू विमान ने इसके बाद खदेड़ा है रूसी बॉम्बर को। तो अमेरिका के आसमान में रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर का पहुंचना कोई सामान्य घटना की बात नहीं। उधर यूक्रेन की धरती पर F-16 उतरने वाले हैं, और रूस ने अपनी धमकी को सच साबित करना शुरू भी कर दिया है। 11 घंटे तक रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर विमान अमेरिका की दहलीज पर रहे। उन्हें वापस भेजने के लिए अमेरिका को F-16 उतारने पड़ गए। हर वक्त आसमान में न्यूक्लियर सायरन बज रहा है, मतलब दुनिया के सामने परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है। जो ये तस्वीरें साफ तौर पर बतला रही कि कैसे ये दुनिया इस वक्त परमाणु युद्ध के मुहाने पर भी आकर खड़ी है। अलास्का के आसमान में वही हुआ जिसकी टेंशन सबको है। दरअसल अचानक से न्यूक्लियर बॉम्बर जो रूस का है, वो लड़ाकू विमान अमेरिका की दहलीज पर पहुंच गया। आसमान वॉर जोन में तब्दील हो गया। अमेरिका ने भी अपने F-16 उतार दिए। मतलब साफ है, अमेरिका रूस के बीच कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा। यूक्रेन को F-16 देने के ऐलान के बाद जंग में परमाणु खतरा साफ तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि न सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वॉर बल्कि परमाणु युद्ध को लेकर भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आइए अब आपको फटाफट ये बताते हैं कि अलास्का के आसमान में हुआ क्या, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी। दरअसल अलास्का की हवाई सीमा पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर नजर आए। अमेरिका के आसमान में रूस के Tu-95 MS परमाणु बॉम्बर को ट्रैक किया गया। 2 मई 2024 को अलास्का एयर जोन में 4 रूसी विमान ट्रैक किए गए। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर को खदेड़ने के लिए F-16 विमान जो फाइटर जेट है वो अमेरिका को अपना उतारना पड़ गया। अलास्का एयर जोन से Tu-95 MS को जाने पर मजबूर किया गया। Tu-95 MS विमान के साथ सुखोई 35S और सुखोई 30SM भी थे। ये रूसी लड़ाकू विमान भी उसके साथ थे। Tu-95 MS ने बेरिंग सागर के ऊपर 11 घंटे तक वहां पर Tu-95 MS था जिसने उड़ान भरी। यह अपने आप में काफी चिंता बढ़ाता है। इस पर हम बात करते हैं, मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मनीष, सवाल तो यही है कि एक तरफ अमेरिका के F-16 लड़ाकू जो जेट है वो पहुंचने वाले हैं यूक्रेन के अंदर। क्या ये उसी को लेकर धमकी है, वार्निंग है कि अगर रूस अमेरिका की दहलीज तक जा सकता है, उसके आसमान में 11 घंटे तक अपना परमाणु विमान उड़ा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल करुणा, देखिए ये मामला कितना गंभीर है, इसको आप इस तरह से देखिए कि अगर यूक्रेन में अमेरिका अपने F-16 भेजने की फिराक में है, तो सोचिए जरा कि क्या हुआ होगा कि पुतिन ने कहा कि जाओ भाई जरा सा घूम फिर के आ जाओ अमेरिका के एयर स्पेस से। तो अलास्का वो जगह है जहां पर अमेरिका और रूस की सीमा मिलती है। उस जगह पर अलास्का में एयर डिफेंस जोन में रूस के 2 बॉम्बर जो Tu-95 है वो और उसको साथ देने वाले एक Su-35 और दूसरा सुखोई 30, ये कुल मिलाकर 4 विमान ऐसे जो विध्वंसक विमान है रूस के, वो अमेरिका के एयर स्पेस के पास से गुजर रहे हैं। और उनको भगाने के लिए, उनको वापस करने के लिए अमेरिका को अपने F-16 का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यह है कि क्रेमलिन का मैसेज यह है, आप हमारे दरवाजे पर आओगे, हम आपके घर घुसेंगे। और इसी परिदृश्य के तहत 11 घंटे तक वो 4 प्लेन जो न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर जा सकते हैं वो अमेरिका के एयर स्पेस के आसपास गुजरते हैं। बिल्कुल मनीष, तो अपने आप में ये सभी के धड़कनें बढ़ाने वाली खबर, क्योंकि इससे पता चलता है कि दुनिया किस तरह से बड़े खतरे की तरफ रुख कर रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका जापान मिलकर तैयार कर रहे हैं मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। 2030 तक होगा ये प्रोजेक्ट पूरा। क्योडो न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है।
तो यूएस और जापान का प्रक्षेपास्त्र, चीन का सूरज अस्त होगा क्या? इसी के साथ चीन, उत्तर कोरिया, रूस को अमेरिका, जापान मिलकर जवाब देंगे, इसकी पूरी तैयारी है। दोनों देश मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाएंगे। अमेरिका जापान के बीच $3 बिलियन का समझौता हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 तक होगी। मिसाइल को रडार से ट्रैक करना नामुमकिन होगा। क्योडो न्यूज की तरफ से यह जो जानकारी है वो सामने आ रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की 6 लोकसभा सीट पर क्या है पब्लिक का मूड, आइए आपको दिखाते हैं रवि मिश्रा के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक पोल के एक और कार्यक्रम में, एक और अंक में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज हम हैं मुंबई में। जी हां, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, वो शहर जिसके बारे में कहते हैं कि इसका दिल इतना बड़ा है कि जो आता है उसको यहां जगह मिलती है। वो शहर जो हमेशा जागृत रहता है, जागता रहता है। तो सवाल यह कि क्या यहां के मतदाता भी जागृत हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव यहां पर है और मतदाता हर एक पार्टी को परख रहे हैं, जांच रहे हैं, देख रहे हैं। गर्मा गर्म बहस यहां पर है, कई सारे मुद्दे हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए करते हैं आज के पब्लिक पोल की शुरुआत। आज हम मौजूद हैं मुंबई के कांदिवली में। तो एक बार कांदिवली और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र की सभी लोगों से मैं कहूंगा कि तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और देखिए, इस कार्यक्रम में हमारे पास यहां तमाम अलग अलग दलों के कार्यकर्ता हैं, यहां की जनता है, वोटर्स हैं और कुछ खास मेहमान भी हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय उनका करा दूं उन मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त कमलेश यादव बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं इंद्रपाल सिंह, अजित पवार ग्रुप की तरफ से हमारे साथ शामिल हैं। और साथ ही हमारे साथ देखिए शिवाजी खरात, जो कि उद्धव ठाकरे गुट से, यूबीटी शिवसेना से हमारे साथ मौजूद हैं। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे एक एक करके इन तमाम मुद्दों पर जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, भारत के मुद्दे हैं, मुंबई के मुद्दे हैं, उन पर हम बात करेंगे। वो मुद्दे क्या है, बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर इस बार चुनाव होने वाला है। सबसे पहले तो हम जो लोग हैं उन्हीं से हम पूछते हैं, इस बार क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मुंबई और महाराष्ट्र में? एक तरफ जो है लुटेरे लोग हैं देश के, और एक तरफ जो है देश को सुरक्षित करने वाले लोग हैं। और जो कुछ है सब अपने ढंग से किया जाएगा। कौन किस तरफ है? हम लोग कौन किस तरफ है? हम लोग तरफ बता दिया। हम लोग तो इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे। बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? सबसे पहले इनको पूछिए कि लुटेरे कौन है, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? हमारे देशभक्त हैं मोदी जी, और मोदी जी वन साइड ये बार देश। बड़ा मुद्दा क्या नरेंद्र मोदी है? नहीं, यहाँ तो विकास का मुद्दा है। विकास को लेके हम लोग आगे आ रहे हैं। जिस तरीके से देश में विकास हुआ है। बड़ा मुद्दा क्या? कुछ भी मालूम है, इतना ही मालूम है अब की बार 400 कुछ क्यों नहीं मालूम है? अब की बार डालने वाले हैं कि नहीं डालने? क्योंकि लोगों को विकास चाहिए। लोगों ने बोला मोदी है तो सब कुछ है, बाकी राहुल गांधी का हमको कुछ मालूम। आप क्या कहेंगे? बड़ा मुद्दा क्या है महाराष्ट्र का? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, यहाँ का, इस जगह का कांदिवली उत्तर, मुंबई उत्तर, जो ओबीसी समाज का रिजर्वेशन होता है, उस रिजर्वेशन को बांटने का प्रयास किया है, अल्पसंख्यक को डायरेक्ट देने का प्रयास किया है। सीधे तो रिजर्वेशन का मुद्दा कह रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का, वाकई में ऐसा है? रिजर्वेशन का मुद्दा जरूर है यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी जो कथनी और करने में फर्क है, जो विपक्ष जो बोलता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे ओबीसी को, उनका कह रहे हैं जातियों की गिनती करवाएंगे। कथनी और करने में फर्क है ना सर। ओबीसी का रिजर्वेशन छीनकर वर्ग विशेष को रिजर्वेशन देना, यह संविधान को तोड़ना है। कह रहे हैं ओबीसी का रिजर्वेशन छीना जाएगा, ये बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही है। मराठा रिजर्वेशन मुद्दा नहीं है। ओबीसी के नाम पर उन्होंने रिजर्वेशन दिया और वो कन्वर्ट मुसलमानों के, उसको आप खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं रिजर्वेशन बड़ा मुद्दा है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? सही बोल रहे हैं। हम तो उनके साथ ही है, जो विकास करेगा उनके साथ ही है हम, और बीजेपी देखिए बहुत सारे लोग भी जुड़े, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक एक करके हम जो यहाँ पर पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनसे भी ये सवाल पूछते हैं। महाराष्ट्र का बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर 48 सीटों पर इस बार वोट पड़ने वाले हैं, और कितनी तैयारी है आप लोगों की? जो 48 सीटों पे इस समय वोट पड़ने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। और इस विकास तो हो ही रहा है देश का। बिल्कुल, ये तो दावा है बीजेपी का। बिल्कुल बीजेपी का, महायुति का जो दावा है, और जो महायुति में मोदी जी ने जो प्रोग्राम दिए हुए हैं और जिस प्रकार के उन्होंने लोगों को सुविधाएं दी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी किया हुआ है। एक महिला लखपति ऐसा दिया है, एक महिला करोड़पति वो भी दिया हुआ है। बाद में आपके लिए मेडिकल हेल्प 5 लाख रुपए की हर गरीब आदमी को दिया हुआ है, निराधार योजना। ऐसे कई जो मुद्दे हैं उनके मोदी जी के, वो लेकर हम महायुति में सामने जा रहे हैं। हमारा सबका चेहरा जो है
नरेंद्र मोदी है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा बड़ा है, ये कह रहे हैं विकास बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अगर हम जरा संकल्प पत्र देखें, हम राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लोगों की बात करें, वो कहते हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। वो कहते हैं कि जो दावे थे वो सब झूठे थे, जनता को बरगलाए गए, कोई दावा पूरा नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। एनडी का जो घमंडिया गठबंधन है, उन्होंने 70 साल देश पर राज किया। उन्होंने जनता के साथ जो जो धोखे किए वही उनको दूसरों में दिखता है। उनका जो पाप है वही पाप उनको दूसरी पार्टियों में दिखाई देता है। राहुल गांधी देश को तोड़ने का, राहुल गांधी देश को, समाज को खंडित करने का जो महापाप कर रहे हैं, इससे बचने के लिए 2024 का यह महाकुंभ है। ये कह रहे हैं, लेकिन अब आपने सुन लिया आरोप। वो कह रहे हैं कि कुछ दावों में दम ही नहीं है। ये संकल्प पत्र जारी कर दिया महाविकास आघाड़ी ने, उसमें कहीं कोई संकल्प नहीं दिखा रहा। 70 साल में जो पूरा नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा? 70 साल में जो भारत ने कमाया वो बेच बेच के मोदी ने खाया। आप उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना से हैं, करेक्ट है, बराबर है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 भारतवर्ष को इंटरव्यू दिया। ये कल की प्रधानमंत्री ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का बहुत सम्मान है, उद्धव ठाकरे परिवार की तरह हैं, कोई मुसीबत आएगी तो मैं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब विचारों की बात आएगी, वो बाला साहब ठाकरे ने जो आधारशिला रखी उसकी बात आएगी, तो मैं हमेशा बाला साहब के विचारों के साथ रहूंगा, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगा। क्या मोदी आपको इसलिए बुरे लग रहे हैं क्योंकि अब मामला अलग है, रास्ते अलग हो गए? कल मोदी अच्छे थे। मोदी अच्छा और गलत, हमारा मेन क्या मुद्दा है, जिन्होंने राम मंदिर की ये उठाई उनको कहाँ सम्मान मिला है? बाला साहब ठाकरे का एक अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्धव जी मुझे गाली दे लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। एक अगर फोटो अयोध्या में बाला साहब ठाकरे का लगता था ना, तब हम बोलते थे कि मोदी ने ये किया है। आप लोग महिला समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वोटर भी हैं, सीधे तौर पे कहना है कि महिलाओं का सम्मान हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हुई, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुआ, आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत सारा महिलाओं के बारे में तो बहुत सारा। सबसे बड़ा मुद्दा तो शौचालय का था। आज तक घर घर शौचालय नहीं था। आज हमारे एरिया में लोग औरतें डब्बा लेके जाती थी, लिंक रोड पे जाती थी, तब किसी को नहीं सम्मान उन्होंने किया। तो ये जो है आपको दिख रहा है और उन लोगों को नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? दिखा, हमें दिख रहा। हमारे घर में शौचालय, हमारी पूरी जिंदगी यहाँ लालजी पाड़े में बीती है। लेकिन सवाल है कि बात क्या सिर्फ मोदी विरोध तक है? मोदी हैं तो विकास नहीं है और मोदी हैं तो विकास है। क्या महाराष्ट्र में भी वही मुद्दा है? पार्टियां टूट गई, यहाँ शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, क्या उसकी वजह से भी ये सारी कड़वाहट है यहाँ की राजनीति में? मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊंगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो काम बहुत बड़े काम है, और उन कामों की 370 मुमकिन था क्या? चूंकि आप अब घड़ी से हैं, तो कई लोग ये कहते हैं बीजेपी के लोग कि आपकी घड़ी अब उल्टी चलने लगी है। पहले मोदी के काम जो है आपको अच्छे नहीं लगते थे, जब से इधर आए तब से अच्छे लगे। ये भी आरोप लगते हैं कि अजित पवार के गुट के बड़े बड़े नेताओं के दाग जो हैं वो धो दिए गए, ये भी आरोप लगते हैं। इस पर क्या जवाब? मैं आपको पहले कहूंगा कि अजीत दादा के ऊपर कभी भी कोई FIR था नहीं। अगर कोई नेता बोलता है कि अजीत दादा के ऊपर ये आरोप है तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक तरफ दावा हुआ था भ्रष्टाचार पर एक्शन का, ईडी ने काम भी किया, बहुत सारे नेता गए, लेकिन यह आरोप अक्सर लग रहा है कि बीजेपी के लोग उनको बचा रहे हैं जो दूसरों की पार्टियां छोड़ के उनकी तरफ आ रहे हैं। और यह आरोप अजित पवार गुट की तरफ भी है, दूसरे कांग्रेस के नेताओं की तरफ है, जो जिसने बीजेपी का दामन थामा वो साफ हो गया। ये आरोप है। देखिए, कानून अपना काम करता है। ईडी जिसके ऊपर चार्जशीट फाइल करेगी, जिसने गुनाह किया होगा उसको सजा होनी है। किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लग गया है इसलिए वो दोषी नहीं हो जाता है। और रही बात काम करने की, तो अजीत दादा मिल करके जितना अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए जो विरोधी हैं उनके पेट में थोड़ा दर्द होने लगा है। जो लोग पिछले 10 सालों से मोदी जी के पैर चूमने की कोशिश कर रहे थे, जब बार बार अजीत दादा को भेज करके कि जाकर के बीजेपी से गठबंधन कर लीजिए, उन्हीं की पद्धतियों पे चलते हुए अजीत दादा ने अगर आगे आकर के गठबंधन किया है। नहीं तो ये आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि बीजेपी की वजह से महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टियां टूट गई। देखिए, खुद जवाबदार है। जो व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजता होगा जाके गठबंधन करिए, और ज़रूरत पड़ने पर उसको पैर खींच लेता होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी उसको आगे आकर के गठबंधन को हिस्सा बनना पड़ेगा। सुना आपने, आपकी अपनी अंदरूनी कमजोरियों का जिम्मेदार आप बीजेपी को क्यों ठहरा रहे हैं? आपका अपना घर संभला नहीं और बीजेपी पे आरोप।
अरे हम लोग हमारा गाइड बीड सब सही है। कहाँ है सही? सब सही है। अब जरा हम मुंबई उत्तर लोकसभा सीट की भी बात कर ले। हमने तो बड़े बड़े नेताओं, राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर ली। देखिए यहाँ से पीयूष गोयल है बीजेपी की तरफ से और भूषण पाटिल है। बड़ी दावेदारी है, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा उतारा गया, भूषण पाटिल को उतारा गया है। ये आरोप लग रहे थे कई आप ही लोगों की तरफ से कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। ये भी लोगों ने कहा, चर्चा हुई और शिवसेना से वो उधार मांग रहे थे। ऐसा आप लोग कैसे कह सकते हैं भाई? उनका संगठन वो किसी को भी खड़ा कर। देखिए 2009 में जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार गया हो, जिसकी क्षमता नहीं हो, इनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, आयात कर रहे थे जो उम्मीदवार इनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो मजबूरी में एक चेहरा को उन्होंने खड़ा। हमारी उम्र 70 साल हो गई। जब हम 10 साल के थे तो 1 रुपया गेहूं बिकता था। हाँ, आज जो है 30-35 रुपया किलो है। तो 10 साल ना मोदी थे, बाकी तो कांग्रेस थी। तो आप मान रहे हैं कि पहले ही हो रहा था? महंगाई तो हमेशा बढ़ती है। सर, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, वो क्या चैलेंज देंगे? आप शांत होइए, पहले शांत होइए। देखिए ये चुनाव का कार्यक्रम नहीं है, ये टीवी का कार्यक्रम है। हाँ, अब बोलिए। शांत होंगे तो बात कर पाएंगे, नहीं तो शांत होंगे तो बात। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वही कह रहे हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश ने 70 साल में विकास किया है, देश ने एयरपोर्ट दिया है, देश में रिम्स दिया है, देश को एम्स मिला है, देश को रोजगार मिला है। आज वो 2 करोड़ की नौकरियां कहाँ है, 15 लाख कहाँ है? आज जो भ्रष्टाचारी के नेता थे, आज जितने भ्रष्टाचारी थे सब इनके पार्टी में है। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का एलिगेशन था, इनके अंदर यही बात हो रही है, यही सवाल उठ रहा है। चौहान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, आज वो उनके साथ सवाल उठ रहा है कि वॉशिंग पाउडर निर्मा है, ये वॉशिंग पाउडर निर्मा है जो भाजपा में चला जाएगा, दूध यही भाजपा इनसे ले लेते उत्तर। नेता तो बोलते हैं बलात्कार तो गलती से हो जाता है, उस पार्टी के नेता ये बात करते हैं बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले। भारतीय जनता पार्टी देश प्रेम की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देश सेवा की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देशवासियों की पार्टी है। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? एक एक करके बताइए तो अच्छा होगा। एक आदमी से मैं पूछा नहीं, एक आदमी से मैं पूछना चाहता हूं। एक आदमी, आपकी नजर नहीं, सवाल मेरा सुनिए, सवाल सुनिए पहले। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस देश में? मोदी। अगला प्रधानमंत्री अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होने जा रहा है? मोदी। उधर भी पूछिए। अगला सुनिए, अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है? अगला देखिए, ये लोकतंत्र देश है, ये लोकतंत्र देश है। अगला प्रधानमंत्री कौन? नाम कोई बताइए, आपकी नजर में कौन है? हमारे देश का प्रधानमंत्री बेहद लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा। ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र में चुनावी तापमान कितना तापमान है। लोग अलग अलग तरीके से अपने मुद्दे उठा रहे हैं, नेताओं की बात कर रहे हैं। इंतजार रहेगा मतदान का और 4 जून का, जब यहां मुंबई उत्तर की जनता अपना फैसला सुनाएगी और नतीजे सामने आएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कई राउंड फायरिंग हुई है। बदमाशों की फायरिंग से लोगों में दहशत मच गई। ये तस्वीरें आप देखिए, ग्वालियर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर ये देखिए किस तरह से कुछ लोग जो कि चेहरे को कपड़े से ढके हुए हैं, उन्होंने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पैसे के लेन देन का पूरा मामला है और वर्चस्व को लेकर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। ग्वालियर के सूर्य विहार कॉलोनी का ये पूरा मामला है।